वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे आईनी अदालत की आखिर ऐसी क्या ज़रूरत है। इस वक्त हमें मुल्तान से ज्वाइन किया है नदीम कुरैशी, रुकन सूबाई असम्बली हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ उनका ताल्लुक है। लेकिन सवाल छोड़ कर गए थे हम अब्दुल्ला मलिक के लिए। अब्दुल्ला मलिक साहब, अपनी गुफ्तगू को जो है वो मुकम्मल कीजिए कि आखिर आईनी अदालतों की ज़रूरत क्यों कर महसूस हुई और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्यों मुखालफत कर रही है आईनी अदालतों की। देखिए, पहली बात तो यह है कि इसमें कोई शक नहीं है कि जब मतलब बेनज़ीर भुट्टो शहीद और नवाज शरीफ साहब ने बिलाखिर 2006 में COD साइन किया था, तो उस वक्त ये उनकी शिक शामिल थी कि वो जब इक़्तिदार में आएंगे तो आईनी अदालतों का इनकाद करेंगे। सिर्फ यही नहीं कहता बल्कि जो लोकल मुकामी हुकूमतों के इंतखाबात हैं उनका भी अदा किया था, वो उसमें लिखा है। अब देखिए, बात यह है कि हमारे यहाँ चूँकि एक ट्रांजेक्टरी पीरियड है, पार्लियामान आती रही है जाती रही है, 2-2 सालों बाद हुकूमतों को घर भेजा जाए, तो पार्लियामान सही तौर पर अपना काम नहीं कर सकी। अब उसकी वजह से क्या हुई कि जो हमारी आला अदालतों में जो आइनी मसाइल हैं, आइनी नुकात हैं, वो स्टक होकर रह गए हैं और वो फिर जब आते हैं तो उनकी प्रायोरिटी हासिल होती है। और जब प्रायोरिटी होती है कि पूरे के पूरे जो बेंचेज होते हैं वो उन मामलात को हल करने में लग जाते हैं, लेकिन अवामनास के जो बुनियादी जो मसाइल होते हैं वो पीछे रह जाते हैं और हज़ारों की तादाद में, लाखों की तादाद में जो उनके बुनियादी मसाइल हल करने वाले केसेस होते हैं स्टक हो जाते हैं। लिहाजा इस वक्त ये कहा गया कि आइनी कोर्ट को तश्कील दी जाए। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि देखिए, जो मौजूदा अदालती जो निज़ाम है आर्टिकल 175 के देर असर जब कोर्ट बनती हैं, जजेस की अपॉइंटमेंट होती है। अब देखना यह है कि जब आइनी कोर्ट बनेगी तो वो जजेस की अपॉइंटमेंट कहाँ से होगी, क्या आया पुराने सिस्टम के तहत होगी? ये तो जुरिस्डिक्शन है पार्लियामेंट की। पार्लियामेंट जो है वो जिस तरह भी अदालत बनाएगी, फिर जाहिर है उसके अंदर जो जजेस की तैनाती हैं उसको भी मैनेज करेगी। नदीम कुरैशी साहब, आखिर क्या प्रॉब्लम है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को किसी कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट से कोई इशू नहीं है, कोई इख्तलाफ नहीं है। आपके सामने सारी पाकिस्तान की बार काउंसिल्स, सारे वकला, सारे माहिरे आइन इस एक नुक्ते पर जिन सबको एतराज है कि आखिर क्या वजह है इस एक हफ्ते में, इस एक महीने में जब एक चीफ जस्टिस रिटायरमेंट के करीब है, तो क्या वजह थी कि पार्लियामान के इन चैंपियंस को ये ख्वाहिश जागी कि हम उस मिसाक जमहूरियत का नाम लेकर, जो 2008 में भी इनकी गवर्नमेंट थी, इन्होंने कुछ ना किया, 16 में इनकी गवर्नमेंट पहले रही, इन्होंने कुछ ना किया। आज क्या खास वजह है कि ये सुप्रीम कोर्ट पर हमलावर है? तो अगर हम ये कहें कि चले देर आए दुरुस्त आए, आज फैसला करने के लिए आ गए, तो फिर खान साहब तो इसके सिग्नेटरी हैं, वो खुद चाहते थे कि कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट बने। अच्छा, ये सब कुछ जो है वो 12 जुलाई के उस फैसले के बाद ही ज्यादा दूध में उबाल आया है, जो स्पेशल सीट्स के हवाले से फैसला दिया गया और जिसमें पाकिस्तान की तारीख में कभी आज तक सुप्रीम कोर्ट, अदरवाइज जब PCOs के तहत हल्फ उठाया गया, उसके अलावा आइन मुअत्तल हुआ, उसके अलावा आज तक कभी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में सुप्रीम कोर्ट के वकार को, सुप्रीम कोर्ट के डिसिप्लिन को, सुप्रीम कोर्ट के फैसलों को पांव के नीचे ढूंढने की मिसाल कभी नहीं मिलती। 12 जुलाई से अभी तक सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान एक अक्सरियती फैसला दे चुकी, उसकी वजाहत दे चुकी। इलेक्शन कमीशन है कि टस से मस होने पर तैयार नहीं है। पार्लियामान है कि वो पर्सनल स्पेसिफिक, इशू स्पेसिफिक कानून साजियां करके जो पार्लियामान की रही सही इज्जत है उसको भी खाक में मिलाने पर तुले हुए हैं। लोग 2024 में डिजिटल दौर में जिंदा है। लोगों के पास आज जो इंफॉर्मेशन पहुंचने का जरिया है वो बहुत फास्ट है माजी की निस्बत। हर शख्स को समझ आ रहा है कि ये है क्या, ये चंद लोगों को फायदा पहुंचाने की बात है, इक़्तिदार को दबाम बख्शने की बात है। आज जितने फेडरल मिनिस्टर से आप बात कर ले, उनको एक कैदी की कहानी नजर आएगी। एक कैदी था जी, वो 20 साल केस लड़ता रहा, फिर वो बरी हो गया, उसके 20 साल कहाँ गए? तो भाई, आप लोग तो 1985 से पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में रूल कर रहे हैं, PMLN भी और पीपल्स पार्टी भी, तो आपको पहले ख्याल नहीं आया? आप ये सारी पार्लियामान को मौका देते इस पर, आप इन आईनी तरमीम को पब्लिक करते, लोग इस पर डिबेट करते, जैसे 18th अमेंडमेंट में हुआ था। क्या वजह थी इसको इतना खुफिया रखने की? क्या वजह थी हफ्ता और एतवार की छुट्टियां मंसूख करके नेशनल असेंबली का इजलास बुलाने की? क्या वजह थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के MNAs को पंजाब हाउस में लॉकअप में देकर और उनको अपनी फैमिली से भी उनको कट ऑफ करने की? ऐसी कोई तो खास वजह है जो हुक्मरानों के सर पे ये तरमीम बुरी तरह सवार है, जो हुक्मरान ये समझते हैं कि अगर हमने ये तरमीम ना की तो शायद हमारा ये इक़्तिदार
तबालत ना पकड़ सके। जी। हम फॉर्म 47 के जिस बोझ तले दबे हुए हैं, वो बोझ ही हमें हमारे मंतकी सियासी अंजाम तक पहुंचा दे। अब्दुल्ला मलिक साहब, बड़ा वजन है नदीम कुरैशी साहब की इस बात में कि आखिर ऐसी हरी क्या है, इतनी जल्दी क्यों है? और अगर आपने आईनी कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट बनानी थी, आईनी अदालत बनानी थी, तो आप 2 माह पहले बना लेते या फिर 2 माह बाद बना ले। आखिर टाइमिंग इतनी अहम क्यों होती चली जा रही है? देखिए, 2 चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है। पहली बात तो ये है कि देखिए, पार्लियामान का यह हक हासिल है कि वो लेजिस्लेशन करे, ठीक है ना। आइन में मौजूद है कि हुकूमत चाहे तो कोर्ट्स की तादाद में इजाफा कर सकती है। इसमें तो कोई दूसरी राय नहीं है, सब मानते हैं। अब देखिए, मुश्किल क्या है? मुश्किल ये है कि टाइमिंग मुश्किल है कि इस वक्त जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, जब दूसरी अदालतों में, आइनी अदालतों में PTI के केसेस पेंडिंग पड़े हैं और लीडरशिप बिहाइंड द बार है, तो अब वो समझते हैं कि चूँकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जो मेजॉरिटी है वो काजी फैज़ ईसा के इक़दामात के खिलाफ खड़ी हुई है, और जो जजमेंट आई है जो मखसूस नशिस्तों के हवाले से, तो हुकूमत वक्त चाहती है कि एक लेजिस्लेशन करके एक ऐसी अदालत बना दी जाए जिसमें जजेस भी खुद अपॉइंट करें और उनका सारे का सारा जो दारोमदार हो उनकी विश लिस्ट पे हो। तो ये जो एक खर्चा है ना, ये खर्चा बिल्कुल बेबुनियाद नहीं है। हाँ, अगर हुकूमत चाहती है कि नहीं, जो आइनी कोर्ट बनेगी उस आइनी कोर्ट का दायरा इख्तियार जो माजी में केसेस बनाए गए हैं उन पर नहीं होगा, ये जिस दिन ये मार्ज वजूद में आएगी उस दिन से होगा, तो फिर मेरे ख्याल बात हो सकती है। दूसरा एक तरीकाकार होता है कि जब आप, पहली बात तो ये कि कमेटियों को बिल दिए जाते हैं, डिबेट होती है, डिस्कशन होती है, और कई सैर हासिल गुफ्तगू के बाद एक लेजिस्लेशन बनती है। उसमें देखना आईने पाकिस्तान में बिल्कुल मौजूद है कि जो सेनेट ऑफ पाकिस्तान में अगर कोई बिल जाता है तो सेनेट ऑफ पाकिस्तान में एक ऐसी शिक मौजूद है कि जिसमें मैं और आप भी कोर्ट उनकी अपना पार्लियामान की मामलत कर सकते हैं, हम भी अपनी सजेशन डाल सकते हैं जो उनका सेक्शन 270 है रूल्स का। जी। तो मैं ये समझता हूँ कि PTI के जो खदशात हैं वो बेबुनियाद नहीं हैं, वो ठीक हैं कि टाइमिंग आप सही कर लें, आप बिल को वक्त पे ले आएँ, आप डिबेट करें, डिस्कशन करें, कई महीने लग जाएं। वो सही कह रहे हैं कि जिस तरह 18वीं तरमीम हुई थी तो 8 महीने लगे थे, उसके बाद एक आइन की शेप हुलिया बेहतर हुआ था। तो वो इतनी जल्दी वाकई नहीं होनी चाहिए और सारे जल्दी नहीं होनी चाहिए। स्टेक होल्डर के साथ अगर लोग आज मुआवजा करना चाह रहे हैं, वो जानना चाह रहे हैं कि जस्टिस बंदयाल, जस्टिस साकिब निसार और जस्टिस काजी फैज़ ईसा की अदालतों में फ़र्क क्या है? आपको कोई फ़र्क नज़र आता है या आप समझते हैं कि जस्टिस काजी फैज़ ईसा की कारकर्दगी उन जजों से बेहतर है या कमतर है? देखिए, मैं ऐसा कंपैरिजन ना कर सकता हूं, ना मुझे करना चाहिए। मेरे लिए वो तमाम जजेस जो एक प्रोसेस से गुजर कर अदलिया के मुख्तलिफ कंपोनेंट्स का हिस्सा है, जो लोगों की उम्मीदों का मरकज है, वो बड़े ऑनरेबल है। मेरे लिए तमाम चीफ जस्टिस बड़े काबिल एहतराम है। मेरे और आप सबके लिए जो भी कानून पसंद शख्स होगा, आइन पसंद होगा, वो कभी भी अगर कोई फैसला जाती तौर पर पसंद ना भी आए तो वो तनकीद इस तरह से नहीं कर सकता। हमने देखना ही है कि हमारी अदलिया का जो इस्तेमाल हुकूमतें चाहती हैं उससे आम आदमी तासुब क्या ले रहा है। क्या मुआशरे में ये बढ़ता हुआ हिजान, आज हम उन मुल्कों में शामिल हैं जहां हमारी आबादी की जो मेजॉरिटी है 65% से भी ज्यादा लोग नौजवान हैं, अंडर 30 ईयर्स है, और डिजिटल का नौजवान है, मेंटली बड़ा शार्प है, पाकिस्तान के हवाले से बड़ा कंसर्न रखता है, कंपैरिजन करता है वो अपने पड़ोस का, साउथ एशिया में पाकिस्तान का, एशिया में पाकिस्तान का, इस्लामिक वर्ल्ड में पाकिस्तान का, दुनिया में पाकिस्तान का। जब हम कंपैरिजन करते हैं और वो नौजवान करता है, हमें बड़ी मायूसी होती है। ये हुकूमतें, आपने कभी सुना था आज तक कि एक डिसीजन सुप्रीम कोर्ट का आ जाए और हुकूमत फौरन उस पर कानून साजी कर दे? अभी चंद माह पहले मैंने सुना जब ये प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर ऑर्डिनेंस आया या ये एक्ट आया कि जी मैंने जनाब चीफ जस्टिस साहब को सुना, उन्होंने कहा देखें जी, मैंने तो अपनी पावर तकसीम कर दी, मैं तो वन मैन शो बनाना नहीं चाहता सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को। और गवर्नमेंट ने भी इसके लिए बड़े बड़े किस्से और कसीदे बयान किए, अलिफ लैलवी, 3-4 माह में उनका अंदाजा हो गया। लेकिन नदीम कुरैशी साहब, जो जिन बुनियाद के ऊपर उन्होंने ये कमेटी को तोड़ा है और जस्टिस मुनीब को जो है इसमें से आउट किया है, उसके हवाले से बड़ा वजाहती बयान भी जस्टिस काजी फैज़ ईसा का आज सामने आ गया है। मिसकंडक्ट की बात की है, छुट्टियों के अंदर केसेस ना सुनने और कमेटी के अंदर बैठने के असरार के ऊपर बात की है। आपको नजर आता है, समझ आता है कि जस्टिस काजी फैज़ ईसा के दलाइल के अंदर कुछ वजन है? देखिए, मैं और आप इस पोजीशन में नहीं है
कि विद इन द चैम्बर क्या मामलात है। लेकिन ये एक चीज तो हमें माननी पड़ेगी ना, ये कितना तकलीफ दे अमल है कि हम ये देख रहे हैं कि पाकिस्तान के मौजूदा चीफ जस्टिस और एक माह बाद आने वाले चीफ जस्टिस, दे बोथ आर नॉट इन टॉकिंग टर्म्स। वो एक दूसरे को बजरिया खत अपने अपने तहफुजात से आगाह कर रहे हैं और कॉन्स्टिट्यूशन पर पाबंद रहने की तलकीन कर रहे हैं और अपने अपने खदशात का इजहार कर रहे हैं। ये कितनी तकलीफ दे बात है। मैं ये समझता हूं जब एक कानून बन जाए, एक एक्ट पास हो गया, वो कानून बने, अभी चंद माह हुए थे, तो उसको चलने देना था ना। उसकी रूह क्या थी? रूह तो यही थी कि जब 3 लोग बैठेंगे, सीनियर चीफ जस्टिस होंगे, 2 सीनियर तरीन जजेस होंगे, तो उनको बेंचेस बनाने में, उनको केसेस मार्क करने में वो एक गोल सेट कर देंगे और फिर आने वाले जो उनके बाद के जो लोग हैं, जो उनको सबऑर्डिनेट कर रहे हैं, जो उनके जूनियर्स होंगे, वो फिर उसी एक सेटअप को फॉलो करेंगे। लेकिन चंद माह में ये सब कुछ हो जाना, मैं समझता हूं जो लोग नियतन भी इसके बेनिफिशियरी नहीं है, बाज़ औक़ात होता है एक ऐसा इबहाम माशरे में बन जाता है, एक ऐसी खबर फ्लैश हो जाती है, फिर उस खबर के साथ बहुत सारी चीजें जुड़ जाती हैं कि वो जो उस खबर से मुतल्लिक शख्स होता है उसकी वो ख्वाहिश नहीं होती। लेकिन जब तक वो शख्स खुद इजहार ना करे, हम कैसे इस पर यकीन कर लें? मैं ये समझता हूं पाकिस्तान में अब हर इदारे को, वो पार्लियामान हो, वो अदलिया हो, सबको अपनी अपनी डोमेन का तयन करना। और एक चीज तय है, ना पाकिस्तान की पार्लियामान को ये हक दिया है आइन ने कि वो उस रेड लाइन को क्रॉस करके कानून साजी करे। अब कुछ लोग, मैं सुनता हूं, वो कहते हैं जी पार्लियामान को सब इख्तियार है। क्या पार्लियामान हमारे इस्लामिक लाज में तब्दीली कर सकती है? नहीं कर सकती। आइन 1973 का आइन पाउंड करता है पार्लियामान को कि वो बेसिक ह्यूमन राइट्स की, पाकिस्तान की आइडियोलॉजी की, पाकिस्तान के लोगों की खैर खाई से हटकर कानून साजी नहीं कर सकती। ये कौन सी दुनिया का असूल है कि आपने हर रोज आप ये इतनी जो स्ट्रगल का, मैं अभी मलिक साहब बैठे हैं, आप सब लोग सुन रहे हैं, हमें मेरी रहनुमाई करें, मैं तो कॉमन मैन का नुमाइंदा हूं। मैं अब सेकंड टाइम रुकन असेंबली बनूं, मुझे तो समझा देना कोई भाई। अभी सेनेट की कायमा कमेटी में एक रिपोर्ट शाया हुई है, पेश हुई है, जिसमें 83 ट्रिलियन रुपीस, एक जुमला लीजिएगा, 83 ट्रिलियन 83 खरब रुपया पेमेंट की गई है कैपेसिटी पेमेंट की मद में आईपीपीज को एक दहाई में। और 24 और 25 जो आने वाले साल है, इसमें 23 खरब रुपया दिया जाएगा। इस पर तो गवर्नमेंट के कान पर बड़ी बदकिस्मती है, बड़ी बदकिस्मती है कि हम अवामी मसाइल को भूल के कि किस तरह लोग अपना पेट काट काट कर यूटिलिटी बिल्स दे रहे हैं। हमारी बहसें ही और हैं, हम बात करते हैं अदालतों के अंदर सियासत की और सियासत के अंदर अदालत की। यह वक्त तो एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो इन अवामी इशूज़ के ऊपर भी बात करेंगे, जबकि इलेक्शन कमीशन क्या कहना चाह रहा है, क्या जानना चाह रहा है, उसके ऊपर भी बात करेंगे। वक्त तो एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए।